आयु विद्यते इति आयुर्वेद। कुछ 4 चीज मिलके ग्रो अप होती है जिसको हम आयु कहते हैं। और आयु का वर्णन है नित्यगण संबंधस्य पर्याय आयु उच्यते। आयुर्वेद में औषधि और मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन को भेषज कहते हैं। आयुर्वेद क्यों? कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम। आपको कभी भी एंटीवायरल दवाई दी नहीं जाती है, क्योंकि एलोपैथी में भी एंटीवायरल दवाई नहीं है। हम पेड़ पौधे खा सकते हैं लेकिन पत्थर चट्टाने नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वो रस का तत्व नहीं। कैमरे के सामने बोलने जा रहा हूँ कि 50 साल के बाद ऐसा आएगा कि एलोपैथी के अंदर भी बोलेंगे कि जो किडनी है ना, यूरिन नहीं बनाती, वो फैट बनाती है, जिसे आज तक आइडेंटिफाई नहीं किया एलोपैथी, लेकिन आयुर्वेद ने आइडेंटिफाई कर दिया है। हमारा आदर्श भारत सर्वे संतु निरामया है। हमको बीमार ही ना पड़े कोई, ऐसा समाज बनाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ द टॉक शो एक्सट्रीम ग्रैटिट्यूड। ये टॉक शो ऐसा है जहाँ पे हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हो, या तो वो कोई टॉपिक के ऊपर पैशनेट हो या तो कुछ अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करते हो। इस तरह के आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर चिन्मय जोशी। पेशे से वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस ही इज मोर देन दैट। ही इज़ अ डीप थिंकर। वो एक स्पिरिचुअल लेवल पे जर्नी पे भी है। तो आज का कॉन्वर्सेशन आयुर्वेद के ऊपर है। So I would welcome Dr. चिन्मय जोशी. Thank you sir, thank you so much for joining. वेलकम। चिन्मय भाई, शुरुआत करते हैं अपने आयुर्वेदा से। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आयुर्वेदा है क्या? जैसे कि आपने बात कही, हम जो आयुर्वेद का जो भी वर्तमान जो पूरा फैमिलियर बैकग्राउंड है, उस पर ज़्यादातर डॉक्टर की जगह वैद्य बोलने का प्रावधान चल रहा है। तो वैद्य चिन्मय जोशी इज़ मोर बेटर देन इट। इट्स ओके, फाइन। डॉक्टर का भी और वैद्य का भी कैचिंग सिमिलर है। एज अ प्रोफेशन, माय प्रोफेशन, आई वुड लाइक टू लिसन वैद्य चिन्मय जोशी अदर देन डॉक्टर चिन्मय। इट्स ओके, इट्स फाइन, ओके। आज आपने बताया कि आयुर्वेद का क्या है, तो आयुर्वेद शब्द है वो अभी तो जनमानस के अंदर भीतर प्रसारित हो चुका है। आज इंडिया की, भारत की ग्लोबल पोजीशन है, और जो भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है उसको आयुर्वेद से हम जानना चाहते हैं। राइट। हालांकि उसका जो विजन बन रहा है जन समाज के अंदर, तो ऐसा है कि जब आंखें बंद करके हम आयुर्वेद बोलते हैं तो हमारे भीतर क्या आता है कि भाई एक लंबी चलने वाली चिकित्सा है, उसमें कड़वी औषधियाँ होती है, कुछ मेटालिक भस्म वगैरह होता है, बहुत सारी परहेज होती है। करेक्ट। हाँ, लेकिन पॉजिटिव में ऐसा भी है कि वो मूलगामी चिकित्सा है, वो जड़ मूल से निकालने वाली चिकित्सा है, वो बिना साइड इफेक्ट्स की चिकित्सा है। तो इस तरह से जनमानस के अंदर भीतर एक चित्र बनता है कि आयुर्वेद मतलब ये मोटी मोटी चीजें है। लेकिन शास्त्र की बात करें तो शास्त्र में आयुर्वेद की एक प्योर डेफिनेशन दी है। जैसे कि साइंस में अलग अलग साइंस की जिस तरह के डेफिनेशन आती है, इसी तरह आयुर्वेद के भीतर एक डेफिनेशन है, आयु विद्यते इति आयुर्वेद। अच्छा, मतलब जो आयु के रिलेटेड है उससे हम आयुर्वेद कहते हैं। अच्छा, मतलब आयु मतलब एज, ऐसा हुआ? एज उसका काफी छोटा भाग है। ओके। लेकिन आयुर्वेद में एज क्या है, मतलब आयुर्वेद में आयु क्या है? तो आयु हम आयुर्वेद के सेल को कहते हैं। जिस तरह से सेल के ऊपर से पूरी एलोपैथी बेस्ड है, एलोपैथी के साइंस में जैसे, और मॉडर्न साइंस समझ लीजिए, मॉडर्न साइंस का जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो सब बेस में सेल्स दिखते हैं कि ह्यूमन सेल्स के अंदर क्या चल रहा है, राइट, उससे क्या करता है। तो इसी तरह से आयुर्वेद का बेस है आयु। ओके। आयु किसे कहेंगे? तो उसमें 4 चीज आती है। एक शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा। आत्मा मतलब जो से हम स्पिरिट समझते हैं, शरीर मतलब जो बॉडी है, इंद्रिय मतलब हमारी सेंसरी ऑर्गन है, सेंस है, जैसे कि 10 सेंस है हमारी, राइट। तो और सत्व हमारा माइंड है, और आत्मा, ये 4 चीज मिलके उसका संयोग, उसको आयु कहते हैं। अच्छा, मतलब माइंड, बॉडी, सोल एंड सेंसेस। ओके। ये 4 मिलके जो बनता है उसका संयोग होता है। बॉडी के अंदर ही सेंसेस नहीं गिने जा सकते? इसमें क्या है कि आफ्टर डेथ, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे आयुर्वेद में भी ऐसा एग्जांपल बताया है कि आफ्टर डेथ बॉडी तो होती है, राइट, लेकिन उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करता है। बॉडी तो है, अगर हम ऐसा बोल दे कि बॉडी की ट्रीटमेंट हो रही है, तो मरने के बाद भी बॉडी तो है, लेकिन वो ट्रीटेबल बॉडी नहीं है, ट्रीटेबल नहीं। तो बॉडी क्यों ट्रीटेबल नहीं? क्योंकि अंदर सेंस नहीं है, अंदर स्पिरिट नहीं है, अंदर माइंड नहीं है। तो ये 4 चीज मिलके वो आयु बनता है। तो वही चिकित्सीय है, वही ट्रीटेबल पर्सन है हमारे आयुर्वेद के लिए। तो इस तरह आयुर्वेद में 4 चीजों को मिलके ही बनाया है। तो और उसमें आयुर्वेद ने बता दिया है कि 4 चीज में से जो 2 भाग है, शरीर और सत्व, वही रोगाधिकार है। शरीर और सत्व मतलब माइंड। तो रोग कहाँ पे डेवलप होंगे? जैसे बीज आकाश में, तो बीज डाल के तो आकाश में तो वो ग्रो अप नहीं होंगे,
तो रोग कहाँ पे ग्रो अप होते हैं? तो ये दो चीज़ है, दो प्लेटफॉर्म है, एक शरीर का है और एक सत्व का है। वो दो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रोग डेवलप होंगे, लेकिन उसको डेवलप होने के लिए भी आकाश चाहिए ना। इसी तरह से ये सेंसरी है और ये है दूसरा है आत्मा, स्पिरिट। वो उसका एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं, लेकिन रोग होते हैं दो जगह। उसका रोगाधिष्ठान बोला है आयुर्वेद में, एक माइंड है और दूसरा बॉडी है। चिन्मय भाई, मैं आप जानना चाहता हूँ कि आयुर्वेद एक्चुअली है क्या? आयुर्वेद की थोड़ी डेफिनेशन आप बता सके तो। जैसे कि सोसाइटी में हम सब जानते ही है, आयुर्वेद शब्द बहुत प्रचलित है और जनमानस के अंदर अभी बीठ गया है, लेकिन फिर भी शास्त्र में इसकी एक और अच्छी डेफिनेशन दी है। ओके। आयुर्वेद का मतलब क्या है? तो आयु विद्यते इति आयुर्वेद, जो आयु के रिलेटेड है उसको आयुर्वेद कहते हैं। अब आयु मतलब एज की बात कर रहे हैं? नहीं, अच्छा। दिस इज द डिफरेंस ऑफ फिनोमेना। जैसा कि हम समझते हैं कि आयु मतलब एज है, ऐसा नहीं है। आयु मतलब वो आयुर्वेद का सेल है, जैसे सेल। अच्छा, तो चिन्मय भाई आपने बताया कि बॉडी और माइंड, तो आप बोल रहे हो कि वो दोनों से कोई भी रोग की शुरुआत होती है, ऐसा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, राइट। और फिर आप चार वो चीज़ों का मतलब जिक्र करते थे। तो वो जो चार चीज़ है टोटल, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीत नित्यगण मंदस्य पर्याय आयु उच्यते। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आयु अकॉर्डिंग टू चरक संहिता। तो जो मैं बता रहा था वही चीज़ है, कुछ चार चीज़ मिलके ग्रो अप होती है, जिसको हम आयु कहते हैं। और आयु का वर्णन है जो करता है वो आयुर्वेद है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि भाई आज जमाने में चल रहा है कि भाई एक सौंफ है, तो वो सौंफ है तो उसमें नीम की पत्ती डाल दिया तो आयुर्वेदिक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, उसको हर्बल कह सकते हैं, है ना। इट्स बेटर टू से आयुर्वेद, इट सेज हर्बल। हम किसी चीज़ में अगर पैरासीटामोल डाल देते तो उसके एलोपैथी तो नहीं कह देंगे कि एलोपैथी साबु हो गया, है ना। एक साइंस है, साइंस के पीछे एक फंडामेंटल साइंस है, उस पर कुछ नॉर्म्स होते हैं, उससे कुछ आइडेंटिफिकेशंस मार्कर होते हैं। तो आयुर्वेद का आइडेंटिफिकेशन मार्कर क्या है? तो इसमें एक जो पत्ता डाल के बोलते हैं कि कोई भी पत्ता डाल दो हर्बल का तो वो आयुर्वेदिक हो जाता है, ऐसा नहीं। वो हर्बल है, वो नेचुरल है। ओके। आयुर्वेद इज अ पार्ट ऑफ चिकित्सा, पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, पार्ट ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ स्टाइल, उसको भी हम आयुर्वेद कह सकते हैं। अच्छा, ओके। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल्स जो आयुर्वेद का है, तो मैं थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि समझा पाया होगा। नहीं, श्योर। मुझे एक्चुअली ये जब सुन रहा था मुझे और क्वेश्चन हो रहे हैं ऐसे। अच्छा, बहुत बढ़िया। कि इसमें आपने इंक्लूड किया मतलब सोल की भी, आपने स्पिरिट की बात। यस, बिल्कुल। सो मेरा भी क्वेश्चन ये है कि जब इसकी दवाई बनती है, दवाई को आप सोल के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? चलो, एक बहुत अच्छी बात बता दी कि ऐसे आयुर्वेद में बहुत सारे क्वेश्चंस ऋषि के साथ जब उसके शिष्य बैठते हैं तभी भी ऐसे प्रकार के शिष्य भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। भी ये सॉल है वो तो निर्विकार होता है, आत्मा में क्या कोई रोग होता है? आत्मा तो निर्विकारी है, तो उसका क्या लेना देना है आयुर्वेद में? तो आत्मा निर्विकारी है, लेकिन उसके प्रेजेंस से ही बॉडी चलता है। करेक्ट। और जहाँ तक औषधि की बात है, तो आयुर्वेद में कौन सी औषधियाँ इस्तेमाल की जाती है? तो ये हर्बल है। हर्बल क्या चीज़ है? हर्बल इज अ लिविंग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म। वनस्पति है। राइट। तो वनस्पति क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही कंज्यूम कर सकता है, नॉन लिविंग को कंज्यूम नहीं कर सकता है। अच्छा। हाँ, जैसे हम पेड़ पौधे खा सकते हैं, लेकिन पत्थर चट्टाने नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वो रस का तत्व नहीं, उसके अंदर रस पैदा नहीं होता है। उसको खाने से हमारे बॉडी के अंदर रस पैदा नहीं होता है, ऐसा आयुर्वेद में कहा है। इसलिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही कंज्यूम करते हैं। और पूरा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चल रहे हैं, लिविंग वनस्पति को छोड़ दो, तो वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, जैसे जो भी एनिमल किंगडम है वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेड है। नॉन लिविंग को हम एज्यूम नहीं कर सकते। तो एक ऑर्गेनिक लेवल पे जब वनस्पति की हम बात कर रहे हैं, तो अगर वनस्पति, जैसे हम खाद भी वनस्पति रहे, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, वो सब भी वनस्पति है। तो अगर आपको बोलो कि मैं दाल चावल खाने से आपको साइड इफेक्ट होती है क्या? नहीं। हर रोज खाते हैं, नहीं होता है ना। क्यों? कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करेंगे तो आपको साइड इफेक्ट्स ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन बहुत कम होता है, क्योंकि उसको खाने में हम हैबिचुअल है ना। तो ये पोर्शन मोटा मोटा हो गया कि भाई हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहे हैं। दवाई में भी ज़्यादातर अगर केमिकल नहीं इस्तेमाल करते, वो केमिकल जो बनते हैं एलोपैथी में जो दवाइयाँ बनती हैं, किसी और पैथी में दवाइयाँ बनती होगी, वो केमिकल बेस्ड सिंथेटिक मटेरियल से बनती है।
तो वो नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग को लिविंग के साथ डील कैसे करना ना, उसके पास दिमाग नहीं है, तो उसको साइड इफेक्ट्स होता है ज़्यादातर। आयुर्वेद में साइड इफेक्ट्स नहीं होता है ऐसा कहने का कोई कारण नहीं। आयुर्वेद भी साइड इफेक्ट्स होता है, अगर उसकी मात्रा को ध्यान में रख के नहीं लिया गया तो उसको भी साइड इफेक्ट करता है, लेकिन ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स नहीं करता है। उसका कारण कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रहना है। जैसे कि हमें भी बताया जा सके कि एक नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ हजारों साल से हमारे साथ रह रहा है, तो उसे भी रहना है, वो भी धरती पे अपना सर्वाइव कर रहा है, तो वो कैसे करेगा? उसका तो कड़वा है, तो वो क्या करेगा? वो इंसान को ऐसा औषधीय गुण देगा और उसके साथ वो हार्म नहीं करेगा, तो उसका अस्तित्व है। तो ये दोनों का मिला के इंसान का और नीम के पेड़ का ये गेट टुगेदर चल रहा है सालों से, तो वो भी इस कारण जिंदा है और हम भी इसी कारण जिंदा है। तो दिस इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म और हम इसी से कंज्यूम करके आज तक हमारी पूरी प्राचीन चिकित्सा पद्धति स्टैंड बाय स्टैंड बॉय अपलिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है। राइट। और आप समझा रहे थे कि इसका स्पिरिट के साथ क्या कनेक्शन है, एज इन की लाइक आप ऐसा भी कहना चाहते हो कि ऐसी ये दवाई आयुर्वेद दवाई लेने से आई मीन इट विल चेंज योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। अच्छा देखो, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में क्या है, ज़्यादातर क्या ऐसा होता है कि एज अ स्पिरिट आत्मा पे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। आत्मा तो निर्विकारी है, लेकिन उसको बांधने वाला है माइंड, उसको जो बंधन में लाता है वो माइंड होता है। अगर अब ये बात करूँ तो ये भारत की बात है, भारत में चिकित्सा पद्धति इस्तेमाल होती है और भारत में जो चिकित्सा पद्धति इस्तेमाल होती है वो षड रस युक्त, षड रस मतलब इसमें 6 टेस्ट आते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब ये थोड़ी आउट ऑफ फोकस होगी, लेकिन मैं बात बता देता हूँ कि जैसे हमको कोई पूछा जाए भाई अंग्रेज लोग हैं तो वो भारत में क्यों आए, तो वो बोलते कि मरी मसाला लेने आए हैं, है ना, वो बोलते मरी मसाला लेने आए। मरी मसाला मतलब ये मरी मसाला चीज़ इतनी बड़ी थी तो अंग्रेजों को इतने सारे वे ढूंढने पड़े। वास्को द गामा इधर घूम के आया, कोलंबस अमेरिका चला गया, तो क्या चीज़ थी मरी मसाला जो पूरी दुनिया में नहीं उगता है। तो ये मरी मसाला ये चीज़ है जो कटु रस प्रधान है, कटु रस प्रधान जो शरीर के भीतर जाता है, क्योंकि हमारे भारत में ही 6 ऋतु है, षड ऋतु है, 6 ऋतु है। जैसे हम बच्चों को बताया 3 ऋतु है, वो बड़ी बड़ी ऋतु बताए, लेकिन एग्जैक्टली जो हम चेंज जिन्हें देखने चाहे तो 6 ऋतु भारत में ही होती है। ये 6 की 6 ऋतु अलग अलग 6 प्रकार के टेस्ट डेवलप करती है, 6 प्रकार के रस पैदा करती है भारत की ज़मीन में से जो औषधियाँ उगती है उसमें। और औषधियाँ मतलब ऐसा नहीं, औषधि के बारे में बता दूँ कि औषधियाँ मतलब ऐसा नहीं कि वो मेडिसिन है। आयुर्वेद में औषधि और मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन को भेषज कहते हैं। औषध किसे कहते हैं कि औषधो फल पाकांता, मतलब क्या हो गया, जिसका पाक होने के बाद उसका एंड हो गया वो सब औषध है। मतलब देखो कि चावल है, चावल का पेड़ आ गया, चावल गेहूँ है, गेहूँ का पेड़ बड़ा हो गया, उसमें से गेहूँ बन गए, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जो भी हम कंज्यूम करते हैं किचन में वो सब औषध है। हाँ, मैं एक्चुअली पूछने वाला था आज आपको कि ऐसा मैंने सुना भी है जैसे अपने किचन में हर एक वो जो 6-7 मसाले होते हैं Exactly. वो एक्चुअली दोज आर मोर देन इनफ, राइट? हाँ, यस। तो वो जो कटु रस प्रधान है ना, वो हमारे भीतर ऐसा वातावरण डेवलप करता है जिससे हमारा आम खलास होता है, हमारा शरीर का आम जो हैवी पार्ट है, इनडाइजेशन मटेरियल है, वो कम होता है। और कम होने की वजह से हमें ऐसे थॉट्स आते हैं कि जैसे मुझे इस दुनिया में मैं क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किसने भेजा है, ये थॉट्स डेवलप होते हैं ये आम खत्म होने तक। तो आयुर्वेद क्या करता है, इस आम को कंट्रोल करता है। इसीलिए भारत के अंदर ही ऐसे विचार आते हैं कि यार मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों हूँ। भारत खंड में जहाँ भी होगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सभी के मन में एक बार तो ऐसा आता ही है कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। वो चाहे स्पिरिचुअल हो या ना हो, वो चाहे किसान भी क्यों ना हो, लेकिन ये जो षड ऋतु है, षड ऋतु के प्रभाव से जो औषधियाँ निर्मित होती है वो औषधियाँ इससे कंज्यूम होता है। कंज्यूम होने के बाद उसका आम मतलब हैवी मटेरियल ऑफ द बॉडी वो कम होता है, जिससे माइंड्स के अंदर एक थॉट्स डेवलप होते हैं। ये थॉट जैसे मान लो कि पौधे जैसे खिलते वैसे थॉट्स अपने आप एक टाइम गोइंग में डेवलप होते हैं। तो वो शायद स्पिरिचुअलिटी में काम आता है। ऑफ कोर्स, यस। कि वो अपना आत्मा की गति क्या है, व्हाई आर वी हियर, वाई, तो वाई डेवलप करने का काम आयुर्वेद करता है बेसिकली। यस करता है, आयुर्वेद करता है।
तो आपने बताया बट ये दवाई या ये औषधियाँ लेने की ज़रूरत कब पड़ती है, या फिर आप बोल रहे हो कि जाने अनजाने में हम वो ले ही लेते हैं इसलिए हमें ऐसे थॉट्स आते हैं, सो आप ऐसा कहना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वैसे आप बता देते कि ज़रूरत कब पड़ती है, तो बता दूं कि आयुर्वेद के बे बेसिक फंडामेंटल्स प्रिंसिपल है, मतलब उसका वाई है आयुर्वेद क्यों। तो उसका दो पैरल है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो ठीक है उसे ठीक रखना है ना, उसका स्वस्थ बनाए रखना, और दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम। अगर वो बीमार पड़ता है, आयुर्वेद का स्वस्थ है मतलब जो उसकी लाइफस्टाइल दिनचर्या है, इसकी रात्रिचर्या है, इसकी ऋतुचर्या है, तो वो पूरा ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर उसको फॉलो करते हैं तो आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। यहाँ तक का डिस्क्राइब किया है कि आपका एक्सीडेंट भी नहीं हो सकता, पीछे से भी नहीं हो सकता। अच्छा, लाइक आयुर्वेद अगर आप फॉलो करते हो, आयुर्वेद में इतना डिटेल में दिया है, अगर आप रास्ते में चलते हो तो इस तरह से चलो तो आपका कोई एक्सीडेंट भी नहीं कर सकता। ये ओके, मैं तो ये बहुत समझ बड़ी सकता बात हूँ, बट थोड़े इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज एट बिल्कुल, फर्स्ट बिल्कुल, इट इज़ अनबिलीवेबल कि हाँ, इसमें बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम इसको साइड में भी पार्क करते हैं। बट नेक्स्ट थिंग अबाउट आयुर्वेद में ऐसा ही है कि सिर्फ जो पेड़ पौधे वनस्पति या ये सब से ही इसका मतलब चूर्ण बना के या फिर इसका लिक्विड करके जो और अलग अलग वनस्पतियों का मिश्रण करके कुछ जो बन गया वो एक दवाई हो गई, बस इतना ही है या इससे ज़्यादा भी कुछ है? बहुत बहुत है। देखो, ये औषधि को आयुर्वेद में साधन बोलते हैं। इससे साधन मतलब इससे इंस्ट्रूमेंट। जैसे बाइक रिपेयर करते हैं तो बाइक रिपेयर करने के लिए, बाइक खोलने के लिए हमको 2 पकड़ पानी चाहिए, है ना। तो पूरी बाइक जिसको आता है वो 2 पकड़ पाने से पूरी बाइक खोल सकता है ना। तो अगर औषधियाँ कम है तो भी चलेगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन आयुर्वेद में क्या है, तो आयुर्वेद में औषधि के अलावा पंचकर्म है, प्रोसीजर है। जैसे कि लंघन, मैं बोलता हूँ आपको कुछ नहीं खाना है, मैं आपको दवाई भी नहीं दूंगा। आपको ऐसे रोग है, जैसे 5 प्रकार के रोग ऐसे है जिसके अंदर हम बिना कुछ दवाई देके भी एक लेवल तक ठीक कर सकते हैं, बिना कुछ दवाई देके। जैसे अक्षी कुक्षी भवात रोगा प्रतिशाय व्रणजरा पंचेते पंचरात्रण प्रशमम याति लंघन, इसको भूखा रहना है बस। अभी जैसे वो भूखा रहना का जो अनशन करना है, भूखा रहना है, फास्टिंग है, उसके ऊपर आपको शायद पता होगा कि जापान के अंदर एक नोबेल प्राइज़ भी विजेता है कि जिसने ऑटोफेगोसिस, जब इंसान भूखा रहता है तो हमारे जो हेल्दी सेल्स है वो डैमेज सेल्स को ही कंज्यूम करके इंसान को हेल्दी बनाते हैं। और ऐसा उन्होंने प्रूव किया लेबोरेटरी के ऊपर, और उसने उसके नोबेल प्राइज़ भी मिला। ओके, तो ये फास्टिंग है जो बिना कुछ औषधि के हम ठीक करते हैं। ओके, बहुत साल पुराना है। ओके, दूसरा है पंचकर्म, दिस इज अ प्रोसीजर। वमन, विरेचन, बस्ती मतलब एनिमा है, नस्य नाक में ड्रॉप्स डाल के है, तो ये भी चीज़ें, और ब्लड लेटिंग जैसे जलों का है, तो ये सब चीज़ें हैं जो पंचकर्म है। तो पंचकर्म प्रोसीजर है, इससे भी आपको रिलीफ हो सकता है, इससे भी आपको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और बिना हर्ब की भी औषधियाँ जैसे कि भस्म वगैरह आती है। हाँ, हालांकि जो मेटल से बनाती है उसको भस्म, जैसे कि लोह भस्म बताता हूँ कि लोह भस्म है, तो लोह भस्म में क्या होता है, जैसे हम बहुत सारे आयुर्वेद में बहुत सारे कंप्लेंट्स भी अच्छा, करते हैं। लो भस्म मतलब आयन ऐश। तो आपको पता, आप जैसे आपका दिमाग में ऐसा आयन ऐश वो भी कंज्यूम करते हैं, तो कैसे कंज्यूम करते हैं? तो आयुर्वेद में ये समझो कि एटम्स का जो फिजिक्स था वो भी उनको पता था। उनको पता है कि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आयन ऐश इज़ अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे कन्वर्ट करें? तो उसको क्या करते थे, सिंपल, उसको आयन को जैसे उसकी भस्म बनाते, तो भस्म में भी एक कैटेगराइज एग्जामिनेशन करते हैं। वो इतनी हल्की होनी चाहिए, इतनी सुपाच्य बननी चाहिए कि पानी के ऊपर डालो तो वो तैरे। अच्छा, मतलब अगर लोहा है उसकी हम ऐश बनाते हैं और वो पानी पे तैरती नहीं है तो वो इनडाइजेस्टेबल है। अगर वो पानी के ऊपर डालने से, उसका पानी के ऊपर डालने से वो तैरता है, तो उसको वारीतर, एक स्पेसिफिक एग्जामिनेशन मार्कर दिया गया। तो वारीतर, वारी मतलब पानी और तर मतलब ऊपर तैरती है, तो वारीतर बन जाती है, तो वो तैरती है। और दूसरा उसके अंदर एक भावना, मतलब उसको वनस्पति द्रव्य, उसका रस निकाल के उसके अंदर घुमाते, उसके साथ पिष्ट करते, उसके साथ मर्दन करते, उसके साथ क्रश करते, और इतनी बार क्रश करते
1 दिन 2 दिन 7 दिन तक रस, कि जिससे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट डाले कि वो भी लिविंग के जैसे काम करे। ओके। फिर उसका कंज्यूम करते हैं बॉडी के अंदर। अच्छा, ये कंसेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब मैंने एक होम्योपैथी डॉक्टर के साथ भी ऐसा ही किया, Exactly. राइट? तो उसमें भी Yes, वो yes, जो yes. उन्होंने ऐसा ही कुछ समझाया था। यस हनीमैन था जो भी इन्होंने होम्योपैथी में किया था, वो उसने पूरा आयुर्वेदिक का बेस उठाया है और युगान रूप औषधि बनाने की प्रक्रिया उन्होंने डेवलप की थी। बेसिकली फंडामेंटल्स वो भी स्टॉक करता था, वो भी उन्होंने स्टॉक मेथड लाई, तो वो भी अपने तरीके से, वो जैसे आयुर्वेद तो सबका बाप है, मतलब ये सब बच्चे भी बाप तो खुश ही होगा ना, बच्चे बड़े होके काम कर रहे हैं तो फिर, है ना? इट्स द प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल इज दैट, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वो आयुर्वेद का है, वो बेसिक वहीं पे रही रहे। ओके ओके, वाह सही है। पहले ये बाप बेटे कभी लड़ते नहीं है, वो मतलब बच्चे भी खुश होंगे, बाप भी खुश होगा, है ना? इसमें नहीं, ये सब सुन के मुझे एटलीस्ट एलोपैथी पे अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ, इतना हम क्यों लेते हैं, राइट? बट दैट क्वेश्चन आ रहा है कि जब कुछ इमरजेंसी है, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर नहीं रुका जाता। मतलब मैं मेरी ही बात करूँ तो फिर एक दिन ट्राई कर सकते हैं, चलो होम्योपैथी लिया या फिर कुछ ना कुछ ले लिया, बट फिर ऐसा ही लगता है कि अभी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाए और वो 2-3 डोज में हो जाएगा अपना। सो बट डू यू थिंक कि देखो, मैं आपको बहुत अच्छी बताता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे एलोपैथी फ्रेंड्स भी बहुत सारे हैं। आपको कभी भी एंटीवायरल दवाई दी नहीं जाती है, क्योंकि एलोपैथी में भी एंटीवायरल दवाई नहीं है, वो काम नहीं करती है। वो बहुत वायरल का बहुत ज़्यादा, अगर बहुत बड़ा कोई डिसीज़ होता है तभी वो एंटीवायरल इंट्रोड्यूस करते हैं। बाकी एंटीवायरल दवाइयाँ एलोपैथी वाले, जैसे जीवी प्रैक्टिशनर्स जहाँ के अब लोग जाते हैं, वो एंटीबैक्टीरियल देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीवायरल दवाई नहीं देते। वायरल वो तो चीज़ ही ऐसी है कि वो आर पार निकल जाता है, वो पकड़ में नहीं आने वाली चीज़ है, बरोबर? एंटीवायरल जो भी दवाइयाँ बनी वो 1000 mg के डोज देने के बाद भी वो कंट्रोल में नहीं आता है। वायरस ऐसा चीज़ है। तो आयुर्वेद में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको भी पता चल जाएगा कि आयुर्वेद क्या करता है। जैसे एलोपैथी में क्या होता है, बैक्टीरिया आ गए तो एंटीबायोटिक्स चलाते हैं, बैक्टीरिया को किलिंग करके आपको हील कर देते हैं। अगर फंगल्स आ गई तो एंटी फंगल दवाई देते हैं, फंगस को किल किया वो हील करते हैं। वायरल है तो एंटीवायरल चलाते हैं, तो एंटीवायरल। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद क्या करता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक तालाब है, तालाब के अंदर बहुत सारी मछलियाँ आती हैं। अब हम पूरी सब मछलियों को किलिंग करने जाएंगे तो शायद चलो एक टाइप की मछलियाँ किलिंग हो गई, दूसरी टाइप की आ गई, दूसरी टाइप को किलिंग करे तो तीसरी टाइप की आ गई। आयुर्वेद क्या करता है, तालाब का पानी निकाल देता है, तालाब में से पानी गायब, मछली गायब। तो आपका मतलब ऐसा कि जैसे एक बार वायरल इन्फेक्शन हुआ तो कोई आयुर्वेदिक दवा ली तो बाद में कोई भी टाइप का वायरल इन्फेक्शन नहीं हो सकता है? अगर तालाब में पानी भरोगे तो वापस आ जाएगी। तो ओके, तो यहाँ पे आप तालाब को किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? मतलब ब्लड? नहीं, ये आम, मैंने बताया ना पहले, जो आम कंडीशंस है उससे हम तालाब कहते हैं। देखिए, आपको मच्छर तो हर रोज़ काटते होंगे ना, लेकिन हर बार मलेरिया नहीं होता है ना? हम सबको मच्छर काटते होंगे, हर बार मलेरिया होता है, हर बार डेंगू होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एक ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो हमें एक डिसीज़ तक डेवलप कर जाती है? तो आयुर्वेद में बोलता है कि आम कंडीशन है। आम कंडीशन मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर हमने कुछ खाया, खाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है या डाइजेस्ट नहीं होता है। डाइजेस्ट होता है, अगर हम ठीक ठाक चले लाइफ में तो डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ठीक ठाक नहीं चले, हमने रात को देर तक जगे हैं, बाहर का सड़ा हुआ खाया है, पिछली रात का खाया है, तो ऐसी कई कंडीशन से वो नहीं डाइजेस्ट होता है। नहीं डाइजेस्ट होने के बाद वो शरीर के अंदर कच्चा रहता है, कच्चे को आयुर्वेद में आम कहते हैं। अच्छा, ओके। तो वो कच्चा शरीर में चला गया। अब मान लो अगर मेरे पास एक रोटी पड़ी है या ब्रेड पड़ी है यहाँ पे, और 2-3 दिन यहाँ पे रहने देता हूँ तो वो क्या होगा, फंगस आ जाएगी। तो जो चीज़ हमने कंज्यूम करके हमारे साथ जुड़ी नहीं है, डाइजेस्ट नहीं की, अगर वो हमारे खून में घूम रही है तो क्या करेगी, जैसे बाहर किया वैसा अंदर हो जाना चालू हो जाएगा। तो वो प्लेटफॉर्म बनाती है, सब बैक्टीरियाज, वायरस, फिंगस को अट्रैक्ट करती है कि भाई ये इसका तो इसने नहीं लिया है, बॉडी के अंदर भी घूम रहा है लेकिन हमें डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको साथ हमें जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पे बैठ जाता है और इससे हमारे बॉडी इन्फेक्टेड होता है। ऐसे आयुर्वेद की एक थियरी है और वो हमारे दिमाग में उतर जाएगी। हाँ, ये बात सही है कि ऐसा ही होता है। हम लोग हर रोज़ मच्छर काटते तब भी मलेरिया नहीं होता, लेकिन अगर 2 रात हम नींद में सोए नहीं हैं,
ट्रैवल करके आए तो दूसरे दिन तीसरे दिन हमको बुखार आ जाएगा। हम चाहे जैसे ही घूमने चले गए 2-3 दिन, फ्लाइट से आए या ट्रेन से माफ़ी मुसाफिर रहे, उसके बाद हमको बुखार आ जाए। क्यों? कि हम जो खाना खाया वो डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और वो अट्रैक्ट करता है, वो तालाब बना रहा है इस सब के लिए। तो आयुर्वेद क्या करता है? बेलंगन करो, 2 दिन कुछ खाना मत खाओ, सिर्फ गर्म पानी पियो। पानी चेंज होएगा, 70% तो पानी है बॉडी में। अगर वो चेंज हो गया, अच्छा सा नया पानी अच्छा प्रॉपर आ गया, बॉडी अपने आप रिकवरी आ जाएगी। क्योंकि अवर बॉडी सेल्फ रिपेयर्ड एंड सेल्फ प्रोटेक्टेड है। सिर्फ उसको स्पेस देनी है कि भाई तू आ और ठीक अपनी तरफ से कर, मैं तुझे पूरी स्पेस देता हूँ। बस यही आयुर्वेद क्या करता है? बॉडी को स्पेस देता है, क्या भाई तू ठीक कर ले। उसको जो गिरा हुआ है उसको एक लकड़ी देता है कि भाई तू जल्दी से खड़ा हो जाए। ये काम आयुर्वेद करता है। ओके, हाँ, बहुत सिंपल भी लग रहा है और समझ में भी आ रहा है कि इतना ये सब चीज़ें काफ़ी। नहीं, शास्त्र बहुत ही सिंपल है, अनुभवगन्य है, घरेलू है। आयुर्वेदिक घरेलू है। ज़्यादातर आप बोलते, कभी कभी ऐसा बोलते हैं आयुर्वेद इतना अच्छा है तो लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते या आयुर्वेद में क्यों नहीं जाते? तो ये ऐसा बोलते हैं शास्त्र में कि अति परिचयात अवज्ञा। मतलब जिसका बहुत सारा घुमाव है, बहुत सारा लगन लग रही है, तो फिर उसका इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता है ना। हाँ, आयुर्वेद की बात अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपका सर दर्द होता है तो आप एक काम करो, आप सोंठ लो और ऊपर पानी के साथ ऐसा लेप करके लगा दो, आपका खत्म हो जाए। तो आपको लगा हाँ ठीक है, लेकिन PCM तो लेनी पड़ेगी। ऐसा दिमाग बैकग्राउंड में बिठा दिया है। अगर आपको घाव लगता है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे? चलो भाई जाओ बिटाडिन वगैरह लेके आओ, लगाओ। मैं बोलूँगा हल्दी लगा दो, हो जाएगा। हाँ, हल्दी तो ठीक है, वो तो घर में ही पड़ी है, वो तो घर में ही पड़ी है ना। लेकिन बिटाडिन, हाँ बिटाडिन लगाने से ठीक। अरे बिटाडिन भी येलो है, वो भी वही सीरीज़ में आता है। आयोडीन, हरदर भी येलो है ना, हरिद्रा है ना, तो वो भी येलो है, वो भी इसी से बनती है। हाँ, वो भी एंटी फंगल एंटी वायरल है, वो सब वो भी रिसर्च हो चुका है। लेकिन जो लगाव है वो ख़त्म हो जाता है। अभी धीरे धीरे जागृति हो रही है। अभी आयुर्वेद के धीरे धीरे एक बैकअप बढ़ रहा है, तो अभी लगाव वापस आ रहा है। अभी आयुर्वेद के साथ जो आत्मीयता है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि रिजल्ट दिख रहे हैं। राइट। तो ये बात है। करेक्ट। आपने अभी मेंशन किया कि डाइजेशन से, ऑफ कोर्स है ना, मैंने भी ऐसा सुना है कि डाइजेशन मैटर्स अ लॉट, राइट? कि अगर आपका डाइजेशन ठीक हो तो कोई भी चीज़ें, कोई भी रोग आपको हो नहीं सकता मैक्सिमम, एग्जैक्टली। तो लाइक डाइजेशन की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? मतलब कि वो अगर सही हाँ, बहुत बढ़िया है। देखो एक पहली बात बताता हूँ, जैसे आप बाइक चलाते हो, बाइक चालू नहीं हो रही है, आप क्या करोगे? सबसे पहले तो पेट्रोल है कि नहीं, मतलब पेट्रोल है कि नहीं देख लेंगे। अगर पेट्रोल तो है तो चलो, तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले सब लोग क्या करते हैं ना, स्पार्क प्लग निकालते हैं, पहले वो देखते हैं वो स्पार्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। सभी लोग पहले यही देखते हैं कि भाई स्पार्क प्लग देखो, उसका स्पार्क हो रहा है। वो क्या है? वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। स्पार्क करता है, आग लगती है, वो जलता है। तो ये क्या है? ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर वो डाइजेस्ट इनपुट ही गलत है कंप्यूटर के अंदर, तो आउटपुट और प्रोसेस सब गलत ही होने वाला है ना। हमने जो भी खाया वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया, तो समझो कि वो कुछ और ही बन रहा है, और जो कुछ और बन रहा है वही डिसीज को लाने वाला है। अच्छा, ओके। वरना तो डिसीज आने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में आहार बहुत ब्रॉड सेक्स पे लिया है। आहार मतलब जैसे मैंने खा लिया मुंह से, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कुछ सूंघ लिया, जैसे माइग्रेन में जैसा होता है, माइग्रेन के दर्दियों को कुछ ऐसी टिपिकल स्मेल्स आ जाती है, तो भी माइग्रेन का झटका लगने सकता है। तो स्मेल्स के लिए वो भी आहार है, तीती आहार जो इनकंज्यूम कर रहा है। जैसे कुछ देख लिया, न देखने का देख लिया। जैसे कोई एक पेशेंट था बहुत पहले, उसको वर्टिगो बंद ही नहीं हो रहा था। पूछा कि क्या हिस्ट्री थी, तो सबसे पहले जो जुरासिक पार्क आई थी मूवी, उसका एक सीन आता था, कुछ पैर उस पे नीचे लटका हुआ था पैर, और डायनासोर आके वो पकड़ रहा तो पैर तुरंत खींच लिया, और ऐसा डायनासोर का मुंह ऐसा करके लपकता था। वो सीन उसने देखा, उसके दिमाग में ऐसा घुस गया तो उसको वर्टिगो बंद ही नहीं हुआ। 14 साल तक घूम रहा। वो बाइक में नहीं जा सकता, लिफ्ट में नहीं बैठ सकता। तो ऐसी चीज़ें हैं। जैसे हमको लगता है यार देखने से थोड़ी बीमार होता है इंसान। आज मोबाइल देखने से बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। बच्चों के अंदर देखो कैसे सिंड्रोम्स बढ़ रहे हैं। तो ये कंज्यूम जितने भी हम करते हैं वो इनडाइजेस्ट होते हैं। जैसे आँख से देखा हुआ भी इनडाइजेस्ट हो गया तो वो बीमार हो गया।
कान से सुना इंडाइजेस्ट हो गया, बीमार हो गया, खाना खाया इंडाइजेस्ट हो गया, बीमार हो गया। ये इंडाइजेशन सभी जगह फैला हुआ है। मतलब कंज्यूम हम किसी भी तरह से, क्या जितनी टाइप से कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर थोड़ा ज्ञानेंद्रिया जो भी देखती है, ज्ञानेंद्रिया जो भी कंज्यूम करती है, वो सब हमारा फूड है। ओके। और उसको डाइजेस्ट कर पाए तो हम रोगी नहीं, हम निरोगी। अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो इनडाइजेस्ट मटेरियल शरीर के अंदर रोग पैदा करता है। और इसके लिए यहाँ चाहिए वैद्य चाहिए अच्छा, और वैद्य के पास से अच्छी दवा या ट्रीटमेंट चाहिए कि जिसको डाइजेस्ट कर पाए, या थॉट्स हो या फूड्स हो या कुछ भी और। तुलसी का क्या महत्व है? हमारे घरों में तुलसी होती ही है और कहा भी जाता है कि तुलसी भी एक औषधि है, तो प्लीज़ उसके बारे में ज़रा बताइए। तुलसी बाय डिफ़ॉल्ट ड्रग सभी घरों में पाई जाती हुई है ना, तो ये बहुत बड़ी गिफ्ट है कि तुलसी हमारे घरों में इजीली मौजूद है। जो भारत को अलावा छोड़ दो तो ये आपको नहीं मिलेगा। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि औषध सुलभ साध्य होनी चाहिए। तो ऋषि मुनियों ने ऐसा एनवायरनमेंट दिया कि औषध जो सुलभ साध्य, औषध जो जरूरी है, वो तुलसी वो सभी घरों में सुलभ साध्य हो गई। ऐसे होलिस्टिक प्रॉपर से हुई, लेकिन हुई। अब मैं आपको बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूँ कि तुलसी कैसे हर्बल ड्रग से इस्तेमाल होता है। मैं जब छोटा था, मेरे दादी नानी माँ थे, हम दोनों को बुखार आया। मेरी मम्मी जो लैब टेक्नीशियन है, रिलायंस में थी, अभी रिटायर हो गई, उन्होंने देखा 2-3 दिन बुखार आया तो उनको पता चल गया इट्स लाइक मलेरिया। तो वो भी इलेक्ट्रीशियन तो तुरंत खून निकाल के जांच करने के लिए भेज दिया। तो मलेरियल वायरस पॉजिटिव, MP पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ गया। तो तब उस समय वर्तमान प्रचलन थी लारियागो। जैसे आपको शायद लारियागो के 5 डोज कंप्लीट करने होंगे। दिस इज अ कंपल्सरी डोज ऑफ मलेरिया। तब मेरी उम्र करीबन होगी 17-18 साल, और मेरे जो ग्रैंड नानी माँ थी उनकी उम्र होगी करीबन 65-70 होगी। तो हम दोनों को था। मैंने बोला ठीक है चलो मैं ले लेता हूँ। जब कहते हैं ऐसा मलेरिया है, ठंड लग के बुखार आता है, खून पानी पीला हो गया है, तो मैंने तो गोली कंज्यूम की। लेकिन मेरे बा जो थे उन्होंने गोली कंज्यूम की। वो बोलने से ऑपोजिट करते, नहीं मुझे ये गोली नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बोला कि क्यों भाई, इसका तो ज़रूरी है, वरना कुछ आगे बहुत सारा कुछ हो सकता है। लेकिन वो नहीं, फिर भी हमने ज़बरदस्ती एक गोली तो खिला दी उनको। वॉमिट हो गई। वॉमिट करके उन्होंने बाहर निकाल दिया। फिर उन्होंने बोला कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरा इलाज पता है, मैं अपने हिसाब से ठीक कर लूँगी। अब उनकी एज थी 70-75 की एज थी। हम सब परेशान कि ये मलेरिया है, पॉजिटिव है, ये क्या अपना इलाज करेंगे। वो कुछ नहीं करती थी। सुबह तुलसी के 3 पत्ते लिए, 4 पत्ते लिए, अदरक के 1-2 टुकड़े लिए, उसको डॉट किया, थोड़ा पानी डाला, मिक्स करके 1-2 चम्मच पी गया। 5 दिन उन्होंने पिया, 5 दिन मैंने लारिया होगी, उनका मलेरिया भी ठीक हो गया, मलेरिया ठीक हो गया। मेरे दिमाग में एक बात तो घर कर गई कि ऐसा तो नहीं है कि लारिया को ही अंतिम जवाब है। ये 75 एज वाले इंसान ने भी अदरक और तुलसी के पत्तों से उनका मलेरिया ठीक किया। मेरे आंखों के सामने किया, मेरे घर में हुआ। फिर जब मैं आयुर्वेद में आया, मैंने बापालाल करके बहुत प्रसिद्ध वैद्य है सूरत के, बापालाल वैद्य, उनकी एक निघंटु आदर्श करके पुस्तक थी। मैंने उसको खोला, तब जाके विषम ज्वरे उन्होंने अलग अलग डिसीज की इंडेक्स बनाई है। तो शास्त्र में विषम ज्वर मतलब मलेरिया, विषम ज्वर एक दिन के बाद बुखार आते हैं, जिसको विषम ज्वर कहते हैं आयुर्वेद में। एलोपैथी वो मलेरिया के सभी टाइप्स उसके अंदर अवान्तर हो जाते। तो उसमें अंदर बताया था 4 ड्रग बताई थी, उसमें पहली 2 थी अदरक और तुलसी। वो शास्त्र में डिफाइन थी, और जिसको भी आप बुक खोल के चाहे तो आप देख सकते हो, जो लास्ट में 5 पेज उसके इंडेक्स के आते हैं, उसमें विषम ज्वरे अदरक और तुलसी का उल्लेख है। तो घर घर में प्रचलित थी और वो लोग उससे स्वस्थ रहते ही थे। बस हमारा क्या हो गया, बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया। हमको ऐसा पढ़ा नहीं जाता, हमको ऐसा दिखा नहीं जाता, हमको ऐसा दिमाग में बिठा दिया है कि अगर तूने लारिया को नहीं लिया तो तू ठीक नहीं हो सकता। ऐसा बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि लारिया को लेने के बाद मलेरिया मिट ही जाता है। मलेरिया के भी बहुत सारे डिसीज के और उसका स्टेजेस होते हैं, उससे भी नहीं मिटता। वैसे भी आयुर्वेद में विषम ज्वर सिर्फ अदरक और तुलसी से मिटेगा ऐसा भी नहीं हो, उसके भी अलग अलग टाइप्स और स्टेजेस होते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये बात है कि हमारा जो बिलीफ है उसको चेंज कर दिया, क्योंकि वो बेसिक फंडामेंटल एजुकेटरी सिस्टम में होना चाहिए, वो नहीं है। नहीं है इसलिए घर में नहीं है।
घर में नहीं, दिमाग में नहीं, इसलिए प्रायोरिटी चेंज हो गई। तो इस तरह से सब चेंज आयुर्वेद में होता रहता है। तो ये चीज़ तो तुलसी मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि तुलसी काफ़ी सारी चीज़ों का इलाज तुलसी हो सकती है। बिल्कुल, अभी कैंसर में भी इस्तेमाल करते हैं लोग। अच्छा। जैसे कि मैं बता दूं, अभी एक तुलसी है जो अमृत बिंदु करके वो वहाँ पे पड़ा है, अमृत। तुलसी का अर्क लेके वो पानी में डाल देते हैं, ओके। वो पूरा पानी तुलसी का अर्क से प्रभावित हो जाता है, उसको कंज्यूम करते हैं। उसके अंदर वोलेटाइल ऑयल्स होता है, तो वोलेटाइल ऑयल्स हमारे अंदर जाके वो काम करता है और वो फीवर को ठीक करता है, वो कैंसर को ठीक करता है। लेकिन एक स्पेसिफिक उसकी स्टेज होती है। ऐसा तो नहीं बोला कि कैंसर को मिटा देगा, लेकिन कैंसर की जो स्पेसिफिक अवस्था है, वो अवस्था विशेष को वो हील करता है, उसको स्टेबलाइज करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके ओके। दूसरी संजीवनी के बारे में पूछना चाहता हूँ। अच्छा। कि मतलब ऐसी कोई सही में ऐसी वनस्पति अभी भी है कि हो सकती है कि जिससे लाइक लाइफ सेविंग ड्रग। हाँ, देखो एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जन समाज में ऐसा ही प्रचलित है कि ऐसी कोई जड़ी बूटी मिल जाए जिससे डायबिटीज़ खत्म हो जाए, ऐसी कोई जड़ी बूटी मिल जाए जिससे बीपी खत्म हो जाए, ऐसी कोई जड़ी बूटी मिल जाए या ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जिससे इंसान मरता हुआ इंसान जिंदा हो जाए या जिंदा हुआ इंसान कभी मरे नहीं। एक फैंटेसी है, लेकिन ये क्या होता है, विज्ञान में ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ था, हमारी सीमा के बाहर पाकिस्तान के में टेररिज्म की एक्टिविटीज हो रही थी, उसको आइडेंटिफाई करना था। तो यहाँ से कुछ, जैसे हमने उरी मूवी में देखा भी था कि ऐसे यहाँ पे कुछ ड्रोन्स गए, वहाँ का लोकेशंस आइडेंटिफाई किया, फिर स्पेसिफिक लोकेशंस सैटेलाइट थ्रू भी कैचअप किए, फिर एक टीम बनाते हैं, 3-4 टीम्स बनी, वो हेलीकॉप्टर से वहाँ पे गई, कुछ लोग नीचे टनल से गए, वहाँ पे जहाँ साइट ऑफ एक्शन था वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके उन्होंने स्पेसिफिक इंसान को ढूंढ के उसको शूट आउट किया। राइट। तो ये पूरा जो ऑपरेशंस हुआ उसमें लगाने तो गोली ही थी, है ना, लेकिन गोली के बावजूद भी बहुत कुछ हुआ था। वैसा ही इस मेडिसिन के क्षेत्र में आपको लास्ट में गोली ही देनी है ना, तो गोली दे दो या नेट पे से सर्च कर लेके मुझे ये हुआ है, मैं ये गोली खा लेता हूँ। लेकिन उसके बीच ये बहुत सारी प्रक्रिया होती है। इंसान को देनी तो गोली ही है, दुश्मन को मारनी तो गोली ही है, लेकिन कब, कैसे, किसको, कहाँ मारनी है, इसके लिए ये सब तामझाम चाहिए। इससे ये पूरा एक ऑपरेशन चाहिए, इससे पूरा सैटेलाइट व्यू चाहिए, जिसको आयुर्वेद में पूरी निदान पद्धति, उसको डायग्नोसिस मेथड, निर्देश चिकित्सा कहते हैं। उसको फिर दवाई को यहाँ से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से उसको लिया जाएगा, हेलीकॉप्टर से लिया जाएगा या फिर पैदल चल के जाएंगे, बोट से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, टैंक से जाएंगे, इस तरह से आयुर्वेद में मुंह से डालेंगे, नीचे से डालेंगे, खून में डालेंगे, कैसे डालेंगे, जैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसमें आता है कि गोली ही, तो गोली ही क्यों, किसके साथ जाएगी, मतलब बंदूक से गोली देंगे, तोप से गोली देंगे, किससे देंगे। तो इसी तरह से आयुर्वेद में जब दवाई के अंदर कुछ तत्व होते हैं, वो तत्व इंग्रेडिएंट्स जो इंग्रेडिएंट्स काम कर रहे हैं उसको कार्योकारी तत्व बोलते हैं आयुर्वेद में। कार्योकारी तत्व होता है, जिससे पैरासीटामोल के अंदर एंटीपायरेटिक तत्व है जो बुखार को कम करेगा। इसी तरह से आयुर्वेद में जैसे आपने बोला तुलसी, तो तुलसी के अंदर एक कार्योकारी तत्व है जो स्पेसिफिक पूरी सिम्टोमेटोलॉजी के अंदर एक स्पेसिफिक जगह होती है, उस पर स्पेसिफिक पावर से वो प्रभाव डालती है विषम ज्वर के अंदर, मलेरिया के अंदर, और वहाँ पे वो काम करती है। अगर उस दायरे में उसने काम कर दिया, उसी दायरे में होगा तो ठीक हो जाएगा। ओके, अच्छा, सही है। तो कभी कभी पूछते हैं फ़ोन पे, हेलो डॉक्टर साहब ऐसे ऐसी चीज़ें हैं तो मैं कौन सी दवाई लूँ। तो हम भी ऐसा, भाई तो दवाई कोई भी लेगा, लेकिन हमें भी तो पता चलना चाहिए कि कहाँ पे दवाई काम करने वाली है, किस जगह पे डालना है। कैसे आपको मैं बोल दूँ कि मेरा बाइक बिगड़ा हुआ है तो मैं कौन सा पकड़ पाना इस्तेमाल करके उसको ठीक कर दूँ, तो वो फ़ोन पे कैसे कंसल्ट कर सकते हैं, है ना। बाइक को लानी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, जांचनी पड़ेगी, वो कैसे स्टार्ट होता है, कैसे नहीं होता है, क्या उसका रूट कॉजेस है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। रूट कॉज ढूंढने के बाद सिर्फ 2 मिनट का काम है। इसी तरह से आयुर्वेद में भी रूट कॉज ढूंढने के बाद उसका प्रॉपर प्लान प्रिपेयर हो जाता है कि इसका रूट कॉज, उसका जो स्पेसिफिक कॉज है, निदान वो ये है, उसका जो सिम्टोमेटोलॉजी ये है, उसकी ट्रीटमेंट ये होगी, तो ये पूरा प्लान फिर तैयार हो गया।
फिर उसके बाद इसका प्रोसेस करने के बाद इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और चिन्मय भाई, नाड़ी वैद्य आयुर्वेद का पार्ट है, मतलब जो जैसे वैद्य होता है जो सिर्फ नाड़ी देख के चेक करते हैं, वो होता कैसे है वैसे? और हाँ, आयुर्वेद के साथ उसका क्या बहुत कनेक्शन? बढ़िया। समाज के अंदर आज प्रचलित है ही कि भाई मेरी नाड़ी देख लो ना, कुछ है कि नहीं गड़बड़। तो जैसे धुआं देख के पता चल जाता है ना, गाड़ी के अंदर धुआं तो उसमें केरोसिन डाला कि पेट्रोल डाला है, पता चल जाएगा ना। समझ लो कि इसी तरह से होता है कि जैसे बॉडी है एक, ये एवोल्यूशन थ्योरी है। चरक संहिता जो आयुर्वेद का बेसिक मूल ग्रंथ है उसमें नाड़ी का उल्लेख ही नहीं है। अच्छा, उल्लेख नहीं है। अच्छा। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी जो एग्जामिनेशन मेथड थी, देखो ये पूरा बॉडी है, पूरा बॉडी जैसे बैठा है वो 24 आवर्स कुछ ना कुछ बाहर देता रहता है। जैसे मैंने आंख देखी, आपकी आंख देखी, तो आपकी आंख हर सेकंड कुछ ना कुछ बता रही है, वो सिम्टम्स जनरेट कर ही रही है। उसके अंदर कुछ अलग आइडेंटिफाई करके मैं आपके अंदर क्या हो रहा है वो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। जैसे आपकी आंख पीली हो गई तो मुझे पता चल जाएगा कि ये बिलोरुबिन बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है, इसके अंदर से आपके अंदर पीलिया होगा, जॉन्डिस होगा, कामला होगा। ये मैं आंख के देखे पता चल सकता है ना। इसी तरह नाड़ी होती है। हम जो भी कंज्यूम करते हैं, जो भी खाते हैं, उसको हम डाइजेस्ट करते हैं पेट से। पेट के बाद वो हार्ट में आती है, हार्ट में आने के बाद हार्ट पंप करता है। तो पंप करने के बाद अगर उसमें जैसा कि आपको बताओ केरोसिन होगा तो अलग तरीके से वो पंपिंग करेगा, डीजल होगा तो अलग तरीके से पंपिंग करेगा, पेट्रोल होगा तो अलग तरीके से पंपिंग करेगा, जिससे उस तरह से। इसी तरह से हम जो भी कुछ खाते हैं उसका प्रभाव हार्ट बीट के ऊपर थोड़ा बहुत पड़ता है। अच्छा, जो भी डिसीज़ हुआ उसका प्रभाव भी हार्ट के भी ऊपर थोड़ा बहुत पड़ता है, क्योंकि बॉडी ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे पिंच पॉइंट हुआ तो बॉडी के आगे पार्ट को कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं है। राइट। जहाँ भी कुछ होगा तो पूरी बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे चला जाएगा, तो उसका प्रभाव पूरे बॉडी के सभी ऑर्गन पे पड़ता है और उसकी इफेक्ट्स वो अपने रूटीन्स में डालता है। तो वो है रूटीन्स उसका नाड़ी, धबकार, पंचिंग। अच्छा, जब नाड़ी पकड़ते हैं सो दे आर एक्चुअली मेजरिंग हार्ट बीट्स, ऐसा हुआ? नॉट ओनली हार्ट बीट्स, वो रिदम। जैसे एलोपैथी के अंदर क्या होता है, रेट, रिदम, फोर्स, वॉल्यूम, ये 4 चीज़ नाड़ी पकड़ के बता देता है। नाड़ी का जो बेसिकली फंडामेंटल एग्जामिनेशन होता है उसमें ऐसा होता है कि रेट कितना है, भी 1 मिनट में 72 है, वो नॉर्मल रेट है, तो 72 के आजू बाजू में नॉर्मल होगा। अगर उसकी 92 बोल रही है, 110 बोल रही है, तो वो ब्रेडिकार्डिया होगा, वो तो फास्ट चल रहा है, तो उसके अंदर कुछ और है। कम हो रही है, जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट था, उसका 40 ही नाड़ी पल्स रेट उसका 40 था, लेकिन उसका दिमाग बहुत कूल था, काम था, वो उसकी प्रकृति थी स्लो। अगर उसकी जगह चाहती है किसी नॉर्मल इंसान की, तो इट्स अ एरिया ऑफ डिसीज। पर फिर फास्ट रिदम, स्लो रिदम, उसका जो थर्ड प्रोसेस फोर्स भी कम है, ज़्यादा है। जैसे मैं आपको बता दूं कि खाने के बाद फोर्स बढ़ जाता है। जहाँ तक मैं बात करूँ मेरी, तो मैं जब नाड़ी चेक करता हूँ, मेरे फादर भी नाड़ी वैद्य है, मैं भी नाड़ी चेक करता हूँ, तो फादर जो नाड़ी चेक करते हैं वो डिफरेंट फिनोमेना से चेक करते हैं। वो नाड़ी से वो दोष का अनुलोम बता सकते हैं कि उसमें कौन सा दोष प्रभावी है, नाड़ी गुरु है कि लघु है, नाड़ी शीत है कि उष्ण है, नाड़ी मंद है कि शीत है, तीक्ष्ण है, नाड़ी ज्वरित है कि नॉन ज्वरित है, नाड़ी आम युक्त है कि नहीं है, वो नाड़ी से वो पता कर सकते हैं। वो कैसे पता चलता है, तो बाय एक्सपीरियंस्ड पता चलता है ना। आपका जितना एक्सपीरियंस है नाड़ी पकड़ पकड़ के आप पूछते हो कि भाई, मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था जब मैं कॉलेज में था, तो मेरे जो कलीग्स थे यहाँ, मेरे जूनियर्स थे, तो मैंने बोल दिया था कि आप तू अदरक लेके आना, तू नमक लेना, तू चीनी लेके आना, तू नीम के पत्ते लेके आना, सबको चेयर्स बोल दिए थे। सब मैंने तो आप सब अपना अपना जो खिलाया वो खाओ, खाने के बाद हर 10 मिनट में आप अपनी नाड़ी चेक करो या दूसरे के पास से करवाओ, तो पता चलेगा कि कौन सी चीज़ खाने के बाद नाड़ी पे क्या प्रभाव हुआ, है ना। तो सब ने अलग अलग अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और उस एक्सपीरियंस से बात पता चलता है कि खाने के बाद तो नाड़ी तेज होती ही है, चाहे वो कुछ भी खाए। फिर हमने गुरु चीज़ खाई, मतलब भारी चीज़, मतलब जो पचने में, डाइजेस्ट में थोड़ा देर लगाती है, हैवी है, जैसे चीज़ वगैरह खा लिया, सब पिज़्ज़ा वगैरह, वो सब हैवी चीज़ है। तो वो हैवी हम खाते हैं तो उसको नाड़ी का प्रभाव क्या पड़ता है, वो गुरु हो जाती है, वो तेज़ी से चलती है, जोरों से चलती है, क्योंकि हार्ट को पता है इसको डाइजेस्ट करना है, तो मेरी तो वाट लगे भाई, उसको तो डाइजेस्ट करने के लिए कर, तो वो तेज़ी से चलती है। तो आज मुझे पता चल जाता है, नाड़ी पकड़ता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये क्या खा क्या है।
अच्छा। तो उसकी परहेज तो पकड़ में आ जाएगी। और जितने भी मेरे पेशेंट्स को पता ही है कि एक बार सर ने नाड़ी देख ली तो पता चलेगा कि मैंने कच्चा चीटा खुल जाएगा उसका। जैसे आप बाबा जो खुलते कच्चा चीटा खुल देते हैं, इससे हमारा वो कच्चा चीटा नाड़ी है। नाड़ी के बाद से पता चलेगा उसने कुछ गड़बड़ किया कि नहीं किया है खाने में, वो पता चल जाता है। लेकिन दिस पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस बहुत जगह पता चल जाएगा। हमें पता चल के यार तू संतरा खा के आया है, या तू वो रोटी खा के आया है, या तू बादाम शेक खा के आया है, वो पता चल जाता है। वो एक्सपीरियंस पता चल जाती है ये खा के ही आया है और झूठ मत बोल। कुछ ना कुछ तो प्रसाद चल, हाँ भाई हाँ अभी तो मैंने प्रसाद थोड़ा इतना खा था, 2 लड्डू खा के आया हूँ, वो भूल जाता है। लेकिन पता चल जाता है, नाड़ी बोल देती है उसकी कि भाई तू भले भूल गया है लेकिन नाड़ी को पता है कि तू क्या खा के आया है। बराबर है। तो ये नाड़ी है, उसको पता चल जाता है और ये पार्ट ऑफ डायग्नोसिस है। नाड़ी इज अ पार्ट ऑफ डायग्नोसिस। और चिन्मय भाई प्रकृति, मतलब जैसे अपने बोलते हैं वात पित्त और कफ, ये तीनों के बारे में कुछ जरा बताइए। और ये बनती कैसे है? पर ये अगर एक बार बन गई तो चेंज भी होती है लाइफ में कि कैसा होता है? प्रकृति ये जो बहुत ही गहन सब्जेक्ट्स है प्रकृति। मतलब प्रकृति को हम मोटा मोटा समझे तो उस नेचर ऑफ बॉडी, जैसे हम सबको समझाते हैं जो दूसरा समझ सके। जैसे ब्लड के टाइप्स है ना, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, या ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, या फिर स्पेसिफिक बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ना। तो ये सब चीज़ क्या है? ब्लड के टाइप्स बताते हैं। तो इस टाइप का जानने का क्या काम है? टाइप जानना क्यों है भाई? तो जब भी इमरजेंसी पड़े तो किसका ब्लड लेना है वो पता चल जाएगा। तो वैसा ही हमारा आयुर्वेद में प्रकृति डिफाइन करते हैं। तो प्रकृति क्यों डिफाइन करते हैं? तो प्रकृति का डिफाइन करने का जो जरिया है वो क्वेश्चन से होता है, बॉडी एग्जामिनेशन से होता है ना। तो पता चल जाता है। जैसे हमारे जो बुजुर्ग थे उनको अपनी प्रकृति पता रहती थी, उनको खुद की पता रहती है। खुद की तो पता रहती है कि मुझे, जैसे कि कावी साहब आप कुछ मुझको शेयर करते हो, पापा ये खाओ ना, दादाजी ये खाओ ना, तो बोलते नहीं है बेटा ये हजम नहीं होता, ये मुझे ठीक नहीं होता। वो ऐसा कुछ बोल ही देंगे क्योंकि उनको पता है अपने एक्सपीरियंस से कि ये मेरे प्रकृति को ठीक बैठा है या नहीं बैठा है। जैसे बाइक की प्रकृति है, भाई ये पेट्रोल ही खाएगी, ये है तो ये डीजल ही खाएगी। डीजल वाला अगर मैं पेट्रोल ला दिया तो क्या होगा? पूरा क्लीन करना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रकृति है वो जन्मजात होती है, सहज होती है। अच्छा। दूसरी होती है जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, बड़े होते हैं, इससे थोड़ा प्रभाव के डिफाइन होती है। जैसे कि बता दूं कि पंजाब है तो उसके अंदर लस्सी या तेल वगैरह पराठा खाने के उसको कुछ तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उतना हैवी हम खा लेंगे तो हमको तकलीफ हो जाएगी। तो वो कहाँ है? अगर बच्चा गुजरात का बच्चा गुजरात में पैदा होता है, गुजरात में बड़ा होता है तो उसकी प्रकृति एक है, और अगर पंजाब पैदा होगा तो उसकी प्रकृति थोड़ी डिफरेंस हो जाएगी। तो ये देशानुपातिनी प्रकृति होगी। एग्जैक्टली ऐसी बहुत सारे टाइप्स बन सकते हैं, देशानुपातिनी, कालानुपातिनी, वयोनुपातिनी। छोटे बच्चे की प्रकृति अलग होती है। छोटे बच्चा होता है उसका कफ प्रकृति ज़्यादा रहता है क्योंकि उसका बॉडी बिल्डिंग होता है, उसका बॉडी बिल्ड कर रहा है, उसका बॉडी बन रहा है। तो बनाने वाला जो होता है वो कफ होता है। बॉडी स्ट्रक्चर का जो पार्ट है, स्ट्रक्चरल होता है, रचनात्मक एक हम बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्टिव एक यूनिट बोलते हैं, वो कफ है हमारे बॉडी का। तो वो कफ की प्रकृति बच्चों में रहती ही है। आपको एक्सपीरियंस होगा कि छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम, कफ, नाक गलना, ये सब कॉमन दिखने को मिलता है। ये जो कफ प्रकृति है और जो कफ सर्दी वाला वो एक ही है क्या? नहीं, हाँ, प्रकृति मतलब नेचर, और वो जो होता है वो जो दिखने को मिलता है वो बाहर दिखता है, वो मल रूप कफ है। मल रूप मतलब जो कफ प्रकृति 100% हो गया, 100% होती है मतलब वो ज़्यादा हो गया, मल रूप 120% हो गया तो बॉडी ने इसको निकाल के बाहर फेंक दिया है ना। ये तो ज़्यादा हो गया, भाई इसको बाहर निकाल। ये कच्चा हो गया, इसको पक्का बना दे। तो पक्का बना मतलब वो पीला पड़ता है, खरा मीना पड़ता है, तो उसके बाद पकने के बाद बाहर आता है। तो ये है कफ, पका हुआ कफ या मलरूप कफ है जिसको बॉडी बाहर निकाल लेता है। वैसे ही मलरूप पित्त बनता है तो उसको भी बॉडी बाहर फेंक देता है, वॉमिट करके, दस्त में, बराबर। जैसे हम कुछ यंगस्टर्स होते हैं उसको पित्त का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, उसकी पित्त प्रकृति होती है, वो वही प्रकार की हुई। एसिडिटी का प्रॉब्लम यंगस्टर्स को होता ही है, एसिडिटी हो या कुछ खाया दिन में जग एसिडिटी, इन्हों लिया, ये किया तो कुछ, तो ये गुस्सा भी जल्दी आता है ना यंगस्टर्स का, ब्लड कम रहता है ना। तो ये पित्त प्रकृति है। और जब ओल्ड एज में जाओगे आप, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, पेन, वो वायु।
तो एज के हिसाब से अकॉर्डिंग टू एज भी ये प्रकृति की डिफाइनेशन होती है। तो इसको क्यों जानना है, इसको पैरामीटर्स क्या है, तो इसको जानने के बाद हमको अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। उसका डायग्नोसिस में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये तो कफ प्रकृति, जैसे वो बाय-बॉर्न प्रकृति हो गई कफ, जो बड़ा होगा तो भी उसको सर्दी जुकाम रहता ही है, तो उसकी प्रकृति उसको बोल सकते हैं भाई तू कफ प्रकृति है, रात को आइसक्रीम मत खा, तेरी कफ प्रकृति है, तू इतना मीठा मत खा, तेरी कफ प्रकृति है, तू ऐसा मत कर। ये उसको क्या नहीं करना है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तू इतने एरिया में मत जा, तेरी कफ प्रकृति है, तेरी पित्त प्रकृति है, तू तीखा मत खा। चिन्मय भाई, आप जब समझा रहे थे प्रकृति के बारे में तो मुझे लगा कि आई थिंक मुझे कफ प्रकृति है, क्योंकि बचपन से ही मुझे कफ बहुत हो जाता है, तो शायद इसको कफ प्रकृति बोल सकते हैं, या फिर इसको कैसे समझा जाए? तो ऐसा इसको बोल सकते हैं कि कफ जन्य विकार आपको ज़्यादा होते हैं, तो बेसिकली बोल सकते हैं कि हाँ कि कफ प्रकृति है। जिसकी कफ प्रकृति होती है उसको कफ ज़्यादा बनना वो स्वाभाविक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कफ ज़्यादा न हो ऐसा लाइफस्टाइल का चयन करना चाहिए। जैसे कि कफ प्रकृति जिसको होती है उसको मीठा, ठंडा उसको कम खाना चाहिए, अवॉइडेबल है। दूसरा, अगर उसको नेचुरली कफ बनता ही तो कब बनेगा वो भी आइडेंटिफाई है कि जैसे वसंत ऋतु आती है जिसमें आप होली धुलेटी है जिसमें मनाते हैं, तो वसंत ऋतु के अंदर कफ प्रकोप, उसका कफ का ब्लास्ट होता है बॉडी के अंदर, बहुत सारा कफ निकलता है। जैसे हमको सबको पता चलो कि वसंत ऋतु जब आती है, स्प्रिंग आती है, तब बच्चों को और हम बड़ों को भी बहुत सारा सर्दी जुकाम रहता है, कफ, मतलब नाक भी गलता है, खांसी भी बहुत सारी होती है। तो वो उसको कैसे बचे? सबसे पहले कफ को जमा ही ना होने दो। तो कफ वर्धक जो आहार है, कफ वर्धक जो विहार है, आहार मैंने बोला कि जैसे मीठा खाना है, ठंडा खाना है, मधुर अम्ल लवण, खट्टा, मीठा और नमकीन, वो कफ को बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में ऐसा आइडेंटिफाई करके बोल दिया है। दूसरा जो विहार है, जैसे कि बैठा रहना, सोते रहना, दिन में सोना, ये सब कफ को बढ़ावा देता है। तो ऐसे जो चीज़ है उसको अवॉइड करो। लेकिन फिर भी अगर आपका कफ बनता है तो आयुर्वेद ने अच्छा सा प्रावधान दिया है पंचकर्म। जैसे आप पंचकर्म वर्ड भी आज बहुत सारा सोसाइटी में देखने को सुनने को मिल रहा है, तो वह पंचकर्म क्या चीज़ है? तो पंचकर्म बेसिकली आयुर्वेद का एक फंडामेंटल ऐसा साइंस है, ट्रीटमेंट साइंस है, जो बॉडी को सर्विस करता है। जैसे हम बाइक की सर्विस करवाते हैं, लेकिन बाइक की सर्विस तो करवा ली, गाड़ी की सर्विस करवा ली, लेकिन बॉडी की, तो बॉडी के लिए हम इतने जागरूक या अवेयर नहीं है, तो उसके लिए आयुर्वेद में पंचकर्म बोलते हैं। जैसे कि आपकी कफ प्रकृति है तो आपको कौन सा पंचकर्म करवाना चाहिए? तो आपको वसंत ऋतु के अंदर वमन कर्म करवाना चाहिए। तो वसंत ऋतु के अंदर आप वमन कर्म करवाते हो, जिससे आपका पूरा कफ का बहुत बड़ा जत्था बाहर निकल जाएगा। इससे आपको कफ जनित जो रोग होते हैं, जैसे कि मेरा एक पेशेंट था, उसको गर्भ संस्कार करके उसको प्लानिंग में कर रहा था। इसके पहले उसने पंचकर्म हम करवाते, बॉडी को शुद्धिकरण करवाते, उसके बाद उसको कंसीव करवाते। तो उसका बहुत ऐसा ही कफ का ही था कि उसका बार बार नाक गल ही जाता था। तो बेसिकली उसके लिए तो नहीं करवाया था, उसने तो गर्भ संस्कार के लिए करवाया था, क्योंकि अभी भी समाज में ऐसा है कि भाई सर्दी तो नहीं मिटती है, सर्दी तो होती रहती है, जिसको कफ है उसको होता रहता है। लेकिन उसने अभी पंचकर्मा करवाया, उसमें भवन करवाया, विरेचन करवाया। भवन करवाने के बाद उसको 3 साल तक कभी सर्दी हुई ही नहीं। वो भूल ही गया था ऑलमोस्ट कि मुझे सर्दी का कुछ था। 3 साल के बाद कितना भी उल्टा पुल्टा किया, ऐसा किया, फिर वापस हुई। फिर उसका फ़ोन आया कि यार मैं तो भूल ही गया था, मुझे इतनी सर्दी रहती थी, पंचकर्मा का मुझे लगता है वापस मुझे पंचकर्मा करवाना है। तो ये चीज़ है, ये इसको प्रकृति को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? तो पंचकर्मा से प्रकृति को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रकृति से हम बचे जा सकते हैं। जैसे पित्त है, ज़्यादा आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, जैसा पित्त ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या करना है? तो उसको विरेचन करना चाहिए। विरेचन कब? जैसे अभी ऋतु चल रही है शरद ऋतु, है ना, शरद पूर्णिमा, नवरात्र, शरदीय नवरात्र चालू है, तो इसमें क्या करते हैं? विरेचन कर्म करते हैं। विरेचन क्या मतलब? दस्त लगती है, 10-15 उसको दस्त होते हैं। दस्त होने के बाद उसका पित्त सब बाहर निकल जाता है, तो पित्त का बड़ा जत्था वो बाहर निकाल देता है। इसके लिए उसका क्या होता है? पित्त फ्री बॉडी हो जाता है। तो उसको अंदर पित्त का जो जनरेट होकर जो डिसीज होने वाले हैं वो बहुत ही कम या नहीवत हो जाएंगे। तो उसको भी 3-4 साल हम लोग भी एक्सटेंडेड होगी। अब उसको वापस क्यों होते हैं? क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है, इस पर वापस होते हैं। वरना ऐसा है आयुर्वेद में कि कृत्वा संशोधनेर हेतु न तेषाम पुनरुद्भवम, वो वापिस हो ही नहीं सकता, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। वो डिसीज अगर होता
जैसे कि अभी सोराइसिस की कोई दवाई एलोपैथी में नहीं है, और एलोपैथी वाला भी वो ऑनेस्ट है, वो बता देते कि इतना इसका इतना क्योरेबल डिसीज नहीं, लेकिन आयुर्वेद से क्योर होता है। तो केयर से क्योर होता है, आयुर्वेद भी दवाई से क्योर होता है ऐसा नहीं है। आयुर्वेद पंचकर्म, अगर आप उसको वमन विरेचन करवा दो तो उसको 100% उसको क्योर हो ही जाएगा। अगर वो नवीन है, कष्ट साध्य तक है, तो उसका क्योर आयुर्वेद में है और है, पंचकर्म से वो साध्य है। अच्छा, तो ऐसी चीज़ है। नो तेषां पुनर्, वापस नहीं होगा, इस तरह से क्योर होगा। ये तो बहुत बड़ी गारंटी है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स देखे, बहुत सारे पेशेंट्स में उसका अप्लाई करके दिखा है, क्योंकि वो सोराइसिस का जो पेशेंट जिसको होता है उसको ही पता है कि वो कितना दर्द से चमड़ियाँ खरती है। हम तो ऐसे वेट भी करते हैं उसका हर रोज़ के भी, पहले उसका 200 ग्राम चमड़ी निकली, उसके भी फिर अभी 100 ग्राम निकली, फिर उसकी 50 ग्राम निकली। मेरे पास फ़ोटोज़ भी है उसके, वेट मशीन के साथ फ़ोटो किए है। तो उसके बाद पता चला कि अभी निकलनी बंद हो गई। इसके बाद उसका कलर डिकलरेशन से वो भी उसका क्लीन हो गया, और हमारे जैसे चमड़ी अभी आ गई है। और उसके अभी 3 साल हो गए, अभी 5 साल हो गए, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, अभी वो ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास पेशेंट्स भी है, रिजल्ट्स भी है, और इसके बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये इस ट्रीटेबल। राइट। अगर वो नवीन है, यंग है, अच्छा है, पूरा पूरी ही बॉडी पे था, लेकिन वो ट्रीटेबल है, क्योरेबल है। सही है, सही है। ओके चिन्मय भाई, और आयुर्वेद के लिमिटेशन क्या हो सकते हैं? जितना आपने बताया तो मुझे तो लगता है कि कुछ नहीं है। नहीं, साइंस है तो लिमिटेशंस तो है। ऐसा नहीं है कि आज कभी पूछ रहे थे कि सब आयुर्वेद में आया, कैंसर का ये पेशेंट आया तो मिट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद में लिमिटेशंस कैसे डिफाइन करते हैं। एक लिमिटेशंस भी कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि एक वात व्याधि है, पैरालिसिस का पेशेंट्स है। बहुत सारे पेशेंट्स को भी पूछते हैं, पैरालिसिस का पेशेंट है, वो सो गया है, अभी वो उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, वो आयुर्वेद में कुछ चमत्कारिक परिणाम, तो ऐसा नहीं है। तो कैसे नहीं है कि आयुर्वेद ने बोला कि संवत्सरात वात व्याधि व्याप्य हो जाता है। व्याप्य माने क्या, कि अभी वो मिटेगा नहीं। जैसे घर अभी गिर रहा है तो उसको क्या करते हैं, उसको एक लकड़ी के सहारे हम बिठा देते हैं, कभी ये गिरेगा नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो अपने आप खड़ा रह पाएगा, तो उसको याप्य बोलते हैं, उसको सिर्फ टिकाओ। तो ये क्यों हुआ, ये याप्य क्यों होते हैं, तो भी बता देता हूँ कि जैसे एक पेड़ है, जैसे बड़ा होता है तो हमको पता है, हम छोटे थे तब हमारे पढ़ने में आता था कि उसके आजू बाजू में लेयर बनता है ना। 1 साल हो गया तो उसका एक लेयर आ गया, दूसरा साल हो गया तो दूसरा लेयर आ गया। तो जब उसका पेड़ की कितनी आयु है पता नहीं, हम क्या करते हैं, उसको कट करके उसके बाद देखते हैं कितने लेयर है, उसको काउंट करते हैं कि इतना एज हुआ है ना। तो इसी तरह से ये हमारा ह्यूमन बॉडी है। 1 साल के बाद 1 साल तक वो किसी भी डिसीज का बॉडी भी फाइट करता है, फाइट हमारा हेल्प भी सकता है। अगर आप हेल्प करते हो तो उसको ठीक भी हो जाता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं, हम बॉडी को साथ नहीं देते, तो क्या करता है, वो अगला फाइट करता रहता है। फिर 1 साल के बाद वो गिव अप कर देता है। गिव अप करने के बाद क्या, गिव अप मतलब ऐसा नहीं कि वो मर है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, भाई दिस इज दिस, अब उसको फाइट नहीं करनी है, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या होगा, वो याप्य हो जाएगा, फिर वो असाध्य हो जाएगा। तो संवत्सरात याप्य है। बहुत सारे डिसीज ऐसे हैं 1 साल के अंदर आ गया आयुर्वेद में, तो बॉडी उसके साथ मिलके, हमारे साथ आयुर्वेद के साथ या हमारे कॉन्शियसनेस के साथ मिलके वो फाइट करके वो जीत सकते हैं। वो चाहे कैंसर भी हो सकता है, चाहे ऐसा पैरालिसिस भी हो सकता है, चाहे कुछ भी बड़ा रोग हो सकता है। लेकिन अगर 1 साल के बाद, मतलब जितनी देर हो गई, उसके बाद बॉडी भी एक्सेप्ट कर ली थी कि अगर कोई गोली आती है तो ठीक है, जाने दो, लेकिन मैं फाइट नहीं करता, तो ये चीज़ हो जाती, बॉडी एक्सेप्ट कर लेती। तो ये ना हो, ये हमारी मर्यादा है, काल मर्यादा है। अगर आप बोलते हैं कि भाई 140 साल का 50 साल तक जी सकते हैं तो जी सकते हैं, लेकिन उसके पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जब आपकी बॉडी अच्छी है तब प्रिपेयर कर सकते, तो आप बेशक हजारों साल भी जी सकते हैं। आयुर्वेद ने बताया रास्ता है, सब है, लेकिन आप तैयार होने चाहिए। अभी एक बात आपने पूछी तो बता देता हूँ कि जो माइकल जैक्सन थे, माइकल जैक्सन की विश थी कि मुझे 150 साल तक जीना है। उसने 15-20 डॉक्टर्स को अपने पास रख लिया था कि आप मुझे ऐसा कुछ खिलाओ पिलाओ ट्रीट करो कि मुझे 150 साल तक जीऊँ। लेकिन हम सबको पता है कि वो कितने साल जग जिया था, है? तो ये चीज़ है कि हमको जब तक पता नहीं है कि बॉडी किससे चलती है, किससे बनी है ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को बनाने वाला और आयुर्वेद को बनाने वाला दोनों एक ही। मैं हर एक पेशेंट को ऐसा कहता हूँ कि आपके पास सैमसंग का मोबाइल हो या मोटरोला का हो या फिर आईफोन हो, अगर वो बिगड़ जाता है तो आप किसके पास जाओगे?
अगर आपके पास आईफोन है तो आपका बिगड़ गया तो आप सैमसंग वाले के पास जाओगे? नहीं, आप कहाँ जाओगे? मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल जहाँ पे आईफोन आईफोन रिपेयर करता है वहीं पे जाओगे। तो इसी तरह है आपकी ये बॉडी है, वो किसने बनाई? इसके पास जाओ, इसके पास तो जा नहीं सकते। गए तो वापस नहीं आए। गए तो वापस नहीं आ सकते। लेकिन उसने जो बनाया है, उसने जब बॉडी बनाई तब इसी उसने आयुर्वेद बना दिया, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। अच्छा, वो आयुर्वेद में ऐसा लिख के दिया है कि जिससे जब बॉडी बनाई उससे पहले आयुर्वेद बना दिया है, ऐसा लिखा है। सुश्रुत संहिता जो सर्जिकल हमारा ग्रंथ है, सुश्रुत संहिता में ऐसा लिखा है कि जिस तरह से बच्चा पैदा होने से पहले ही माँ का स्तन विकसित होकर दूध बनाने लगता है, इसी तरह आयुर्वेद ब्रह्मा ने बना दिया था। वेद बन गए थे। मतलब भगवान को पता ही था कि भाई मैं एक ऐसे जीव बना रहा हूँ जिसकी बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने ही वाले हैं, तो एक साथ में सोल्यूशन भी देता हूँ। हाँ, गाइड बुक भी बना के रखी थी पहले से, पहले गाइड बुक बना दी थी कि इससे पहले गाइड बना लो कि उसके बाद इसको बनाते हैं, तो कभी उसको तकलीफ नहीं होगी। तो आयुर्वेद पहले से ही, अभी सब लोग ऐसे बोल रहे कि आयुर्वेद में रिसर्च नहीं होता है, रिसर्च नहीं होता है। अरे भाई आयुर्वेद में रिसर्च तो मतलब आयुर्वेद को हम क्या बदलेंगे? रिसर्च किया, किसी भी ड्रग पे रिसर्च किया, भाई आयुर्वेद में ऐसा ऐसा लिखा है, तो हमने रिसर्च किया कि भाई ये नहीं करता है, तो क्या उसका श्लोक बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। आयुर्वेद तो स्टैंडर्ड पहले से ऊपर लिख दिया है, वो ख़त्म हो गया। अब उसमें अगर उसमें मॉडिफाई नहीं हो सकता है, वो प्लांट है। क्योंकि आयुर्वेद जैसे मॉडिफाई क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बॉडी भी मॉडिफाइड नहीं है। हजारों साल से दो आंखें आगे की साइड है तो आगे की साइड है, वो वैसे की वैसी ही है। उसकी रचना और क्रिया कभी बदली नहीं है 10,000 साल से भी, है ना? तो वो नहीं बदली तो उसको चलने वाला सिस्टम कैसे बदलेंगे, है ना? तो ये चीज़ है। आयुर्वेद क्यों नहीं बदलता? क्योंकि उसकी ज़रूरत जब बॉडी बदलेगा, जब हमारे 2 पैर में से 4 पैर, 5 पैर, 6 पैर आ जाएंगे तो बॉडी आयुर्वेद भी को बदलना पड़ेगा, है ना? सही है, सही है। नहीं, बहुत अच्छा लगा चिन्मय भाई, आपने जितना भी शेयर किया ये विजडम, और साथ में आपने जो वेद या फिर जो भी श्लोक का रेफरेंस ले रहे थे, उससे काफ़ी ऐसा फील हो रहा था कि जैसे लास्ट में आपने बताया कि हमारे पास जैसे भगवान ने बॉडी बनाई है तो उसका भी एक यूज़र मैनुअल जैसा आपने बनाया, ऐसा बना के दे ही दिया है। बट आई थिंक उसमें भी हमने कुछ ना कुछ इनोवेशन करने की ट्राई की, अलग अलग पैथीज लेके आए। सो आई थिंक दैट इज़ नॉट नेचुरल। नहीं, वो उसमें क्या, मैं बता देता हूँ बीच में कि वो इट्स ओके, ह्यूमन को फ्री विल दिया है तो वो जा सकता है। भगवान ने हमको फ्री विल दिए जा सकते हैं, लेकिन उसको क्या है, अभी ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं कि हृद गद गदत्व, हृद मिनी मिनत्व, हृदय शून्यता, हृदय व्यथा, हृदय वेदना, हृदशूल, हृद रोग, ये मैंने हृदय के 10 अलग अलग सिम्टम्स बोले हैं। अभी उससे 10 अलग अलग पेन्स आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इस पर रिसर्च होना चाहिए। शास्त्र में हार्ट का बहुत सारा कुछ दिया है, लेकिन हमको क्या पता है हार्ट में, अभी हाँ हार्ट में कुछ हो रहा है, इससे सब आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्ट के अलग अलग पेन शायद में बोले हैं, तो उसको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि भाई ये क्या बोला है, तो उसका रिसर्च होना चाहिए कि भाई ये क्या बोला है ना? ऐसा नहीं है कि हम अब आयुर्वेद में बस दवाई का, ऐसा नहीं है भाई। ऐसा नहीं कि दवाई पर रिसर्च नहीं करना चाहिए, दवाई पर रिसर्च करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद में जो लूप फॉल्स है वो कहाँ पे है? लूप फॉल्स में आपको बता दूं कि आयुर्वेद में तकलीफ क्या है पता है? आयुर्वेद लोग वालों की भी तकलीफ क्या है पता है? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई पहले बहुत अकबर बिरबल की एक स्टोरी आती थी, आपको पता है कि भाई अकबर ने बोला कि मेरे 4 ऐसे मूर्ख दो कि जो बहुत बड़े हैं, उसको मैं मूर्ख मान सकूं। तो इसमें एक मूर्ख ऐसा था कि जिसकी जो अंगूठी वो यहाँ पे गिर गई थी और वो ढूंढ वहाँ पे रहा था, है ना? तो उसको जो पूछा था कि तेरी क्या ढूंढ रहे हो? तो मेरी अंगूठी खो गई है। तो कहाँ खो गई? तो वहाँ पे खो गई। तो तू यहाँ पे क्यों ढूंढ रहा है? लाइट इधर है, तो लाइट इधर है। वैसा ही आयुर्वेद में हो रहा है। आयुर्वेद में क्या है? आयुर्वेद अच्छा सा क्यों नहीं डिफाइन हो रहा है? क्योंकि उसको ढूंढ कहाँ रहे? एलोपैथी में ढूंढ रहे हैं कि आयुर्वेद में आप पूछे तो भाई कफ क्या है, तो वो बलगम ढूंढ रहे हैं कि वो WBC के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उससे साथ कंपेयर कर रहे हैं, इससे साथ कंपेयर कर रहे हैं। खून क्या है तो ब्लड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये से कम। लेकिन वो क्या हो रहा है, क्यों एलोपैथी में क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर लाइट है। ये आप मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं कि क्योंकि जल्दी वहाँ पे सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं? या फिर नहीं, एलोपैथी इज अ ह्यूमन मेड विजन। करेक्ट। मैं ऐसा नहीं बोला कि वो गलत है,
लेकिन ह्यूमन मेड विजन की लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ह्यूमन का दिमाग जितना पढ़ पाएगा उतना ही खुल पाएगा। आयुर्वेद इज़ अ गॉड मेड थेरापी, तो उसका बहुत बड़ा है। और हम आयुर्वेद को कैसे देखते हैं, तो बहुत प्राचीन लोगों ने बनाया इस तरह से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उस पर प्रकाश डालना चाहिए वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे जो अंगूठी खो गई वो हमें मिलेगी। हम आयुर्वेद को यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे देखते, इंग्लिश का चश्मा निकाल के देखते, एलोपैथिक का चश्मा निकाल के पहन के आयुर्वेद को देखते, तो क्या दिखेगा? इसका जो एलोपैथी में लिमिटेशंस है उसी के साथ हम आयुर्वेद में जाएंगे तो लिमिटेशंस हमारी बढ़ जाएगी। अगर कोई चीज़ एलोपैथी में ट्रीट नहीं हो सकती, अगर मैंने आपकी रिपोर्ट देखी कि हीमोग्लोबिन आपका 22 आ रहा है और एलोपैथी ने बोल दिया ये तो कैंसर लग रहा है या कुछ और है, तो इसका मैं ट्रीटमेंट नहीं करूँगा, और आप वही रिपोर्ट आयुर्वेद में आके मुझे बताते हो कि ये 22 आ रहा है, उसका कुछ करो। लेकिन ये 22 हीमोग्लोबिन जिसने देखा है, जिसने आइडेंटिफाई किया है, उसने तो ना बोल दिया है। अगर मैं वही हीमोग्लोबिन 22 देखूंगा तो आपके अंदर में भीतर में क्या चेंज कर पाऊंगा? मुझे कुछ और देखना पड़ेगा, मुझे आपकी आंखें देखनी पड़ेगी, मुझे आपका पित्त देखना पड़ेगा, है ना? कुछ और देखना पड़ेगा, तभी जाके मैं कुछ और आगे कर सकता हूँ। अगर मैंने भी वहीं जाके वहीं देखा तो मेरी भी लिमिटेशंस वहीं है। करेक्ट। तो आयुर्वेद में क्या रिसर्च करना है? तो ये रिसर्च करना है कि भाई जहाँ एलोपैथी अटक जाता है वहाँ से आगे आयुर्वेद में लिखा है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ अभी भी कि 50 साल के बाद अभी कभी ऐसा भी बोलता है कि हाँ ये तो भी आयुर्वेद में पहले था, वेद में भी पहले ऐसे था। आप कुछ ऐसा इनोवेटिव आते हैं, ऐसा कुछ रिसर्च होता है तो हम लोग बोलने लगते हैं कि हाँ ये भी आयुर्वेद में था। लेकिन मैं अभी ऐसा बोलने जा रहा हूँ, कैमरे के सामने बोलने जा रहा हूँ कि 50 साल के बाद ऐसा आएगा कि एलोपैथी के अंदर भी बोलेंगे कि जो किडनी है ना, किडनी वो यूरिन नहीं बनाती, वो फैट बनाती है, जिसे आज तक आइडेंटिफाई नहीं किया है एलोपैथी ने, लेकिन आयुर्वेद ने आइडेंटिफाई कर दिया है कि किडनी मेद बनाती है। वृक्क वो मेद का उत्पत्ति स्थान है, यूरिन का नहीं। यूरिन उसकी बाय प्रोडक्ट है। वे मैं आज अनाउंसमेंट कर देता हूँ 50 साल पहले। 50 साल के बाद कोई रिसर्च करेगा, किडनी के ऊपर रिसर्च करेगा और उसको बोलेगा कि यस 50 साल के पहले कोई डॉक्टर चिन्मय था, उसने आयुर्वेद का रेफरेंस देके बताया था कि भाई किडनी यूरिन नहीं बनाती, किडनी मेद बनाती है। अच्छा। वो फैट जनरेट करती है, वो आयुर्वेद में बताया हुआ है, जो एलोपैथी ने आइडेंटिफाई अभी तक नहीं किया है, लेकिन ये आइडेंटिफाई आयुर्वेद में है। अब इसके उस पर रिसर्च करनी है तो कर सकते हैं। ओके, ग्रेट, थैंक यू चिन्मय भाई, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही डीप नॉलेज शेयर किया है और हर एक चीज़ आपने जो बताई वो आयुर्वेद का, मतलब आपने जो वेद का रेफरेंस, श्लोक का रेफरेंस लेके बताया, जिससे काफ़ी एक बिलीवेबल लग रहा है। आई थिंक जब भी व्यूअर्स देखेंगे उनको भी यही फीलिंग होगी। सो थैंक यू सो मच चिन्मय भाई फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग दिस प्रेशियस नॉलेज, विजडम। थैंक यू। बिल्कुल, वेलकम। और मैं भी सब जो देखने वाले उनको सभी को मैं कहता हूँ कि आप जब भी आपके डॉक्टर के पास जाओ तो बेशक आपकी प्रकृति के बारे में आप पूछो, आपको डिसीज़ क्यों है उसके बारे में पूछो, और मैं वापस बीमार नहीं पड़ूँ उसके लिए मैं क्या करूँ वो भी पूछो। हमारा आदर्श भारत सर्वे संतु निरामया है, हमारा गोल है हमको बीमार ही ना पड़े कोई, ऐसा समाज बनाना है। अगर हम बीमार पड़ते हैं, अगर हम एलोपैथिक भी दवाई लेते हैं तो हम डिपेंडेंसी बढ़ती है, दूसरे देशों के साइंस के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती है। तो इसमें से बाहर आने के लिए हमको सेल्फ इंडिपेंडेंट हेल्दी बॉडी चाहिए। तो इसके लिए हमको ऐसा इतना तो जागरूक होना ही है कि मैं ऐसा क्या करूं तो मुझे बीमार ही ना पड़ूं। ऐसा सवाल आपके फैमिली डॉक्टर को पूछो या मुझे पूछो या किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य के साथ पूछो और इसकी तरह से जीना चालू करो। बस यही मेरा संदेश है और कुछ नहीं। थैंक यू, वेलकम।